नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जिसका नाम है अंतरिम बजट 2024 जनता की उम्मीद। क्योंकि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करने वाली हैं बजट पेश और इस बजट को लेकर आम जनता की काफी उम्मीदें हैं कि बजट में क्या उनके लिए होने वाला है खास। तो भारत दुनिया के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। सबकी निगाहें अंतरिम बजट पर टिकी हुई हैं जिससे वित्त मंत्री 1 फरवरी यानी कि कल पेश करने वाले हैं। छोटे से लेकर बड़े उद्योगों ने वित्त मंत्री के सामने अपने अपने सुझावों की लंबी चौड़ी लिस्ट सौंप दी है। देखिए हिमांशु शेखर की इस पर एक खास रिपोर्ट। क्या कह रही है आम जनता और क्या है आम जनता की उम्मीदें। ठीक है। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में ओरियन प्रो तोशी ऑटोमेटिक कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मेट्रो स्टेशन पर लगने वाले हाईटेक ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन गेट्स बन रहे हैं। फैक्ट्री मालिक संजीव सचदेव कहते हैं आर्थिक माहौल बेहतर है, लेकिन वित्त मंत्री को अपने अंतरिम बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस करना चाहिए। जैसे जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वित्त मंत्री के वोट ऑन अकाउंट अंतरिम बजट से? जीएसटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है और जीएसटी का बहुत हाई स्ट्रक्चर होने से हमारे ऊपर बहुत बड़ी एक टैक्स की लायबिलिटी आती है। हमारे को पेमेंट्स अपने टाइम से नहीं मिल पाती और टैक्स लायबिलिटी हमारे पास पहले आ जाती है विच इज़ प्रिटी हाई। सो हम लोग जीएसटी को टाइम से पे करने में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं और कुछ चीज़ें जीएसटी से रिलेटेड ऐसी भी हैं जिसमें हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ये सोचे कि किस तरह से जो फर्जी कंपनियां हैं उनको कैसे वो अबॉलिश करे। सवाल बिजनेस के विस्तार के लिए जरूरी क्रेडिट की उपलब्धता को लेकर भी है। संजीव कहते हैं बैंकों से लेंडिंग आसान है, लेकिन क्राइटेरिया और नॉर्म्स सख्त हैं। बैंकों से जो क्रेडिट चाहिए आपको बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस ऑपरेशन के लिए, वो क्रेडिट मिलना अभी भी मुश्किल हो रहा है। बैंक के जो टर्म्स और जो बेसिकली नॉर्म्स हैं और जो क्राइटेरियाज हैं वो अभी भी इतने स्ट्रिंजेंट हैं कि आप उसमें बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ नहीं ले पा रहे हैं। तो अभी भी हम लोग जो पहले जिस सिस्टम के अंदर में हम बेसिकली बैंक से ड्रिवन थे, अभी भी मोरलेस वो चल रहा है। तो कैश फ्लो की अभी भी काफ़ी तंगी रहती है। दरअसल बड़े उद्योग संघ सीआईआई और फिक्की ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने अपनी लंबी विश लिस्ट पेश की है। उद्योग संघ सीआईआई ने सुझाव दिया है कि अंतरिम बजट में वित्त मंत्री को आर्थिक विकास और फिस्कल कंसोलिडेशन के बीच संतुलन बनाना होगा। मौजूदा जीएसटी रेट स्लैब्स को घटाकर 3 तक सीमित करने का संकेत देना चाहिए। आवश्यक वस्तुओं को सबसे निचले जीएसटी स्लैब में, अधिकांश वस्तुओं को स्टैंडर्ड रेट स्लैब में और लग्जरी सामानों को सबसे ऊंचे जीएसटी स्लैब में रखा जाए। पेट्रोलियम पदार्थों, ऊर्जा और रियल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर को 20% तक बढ़ाकर 12 लाख करोड़ किया जाए। निवेश के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय का गठन हो। लो कॉस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रोत्साहित किया जाए और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन बढ़ाया जाए। First and foremost, what I expect is the thrust on capex to continue, and the other major expectation that I have is for measures to continue to support the manufacturing competitiveness in the country. अंतरिम बजट को लेकर उद्योग जगत ने वित्त मंत्री के सामने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, मौजूदा टैक्स व्यवस्था को आसान बनाने के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों पर विशेष फोकस रखने का सुझाव दिया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि 1 फरवरी को नए संसद भवन में पेश होने वाले अपने अंतरिम बजट भाषण में वित्त मंत्री किस हद तक उद्योग जगत की आकांक्षाओं को पूरा करती हैं। संसद भवन से आजम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो क्या बजट से खुलेगा बचत का रास्ता, ये एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। इन सब के बीच में अंतरिम बजट से किसानों को काफी उम्मीदें हैं। उम्मीद ये है कि केंद्र सरकार इस बार के बजट में कृषि और कृषि से जुड़े उद्योगों के लिए खास योजनाएं लाएगी। किसानों से इसी को लेकर, बजट को लेकर बातचीत की है मेरे सहयोगी कुलदीप गोयल ने। क्या है किसानों की उम्मीदें, क्या कह रहे हैं किसान, क्या उनकी यहाँ पर आशाएं हैं कल होने वाले बजट जो पेश किया जाएगा, वो आप सुनिए। इस बजट से किसानों को काफी उम्मीदें हैं। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बजट में किसानों और किसानों से जुड़े उद्योग धंधों के लिए काफी कुछ करने जा रही है। सरहदी जिले श्रीगंगानगर के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। ऐसे में यहाँ के लोगों को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं।
हम बात करेंगे कुछ किसानों से और जानेंगे कि इस बजट को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं और वे क्या चाहते हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि केंद्रीय बजट आ रहा है, कृषि को लेकर क्या सोचते हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, जो किसानों के मुद्दों के लिए हमें जहां पर बुलाया। सबसे बड़ी समस्या जो हमारे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की है वो है पानी की। जब से हमें बाखड़ा, हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं ये बाखड़ा से संबंधित हैं। हमारे क्षेत्र में 1872 के उस हर कोई भी सरकार आती है, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, आज तक हमें 1872 के उस पानी नहीं मिला। पानी कम मिलने की वजह से किसान पूरे क्षेत्र में अपनी पैदावार नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें बाद में ये भी परेशानियां आती हैं कि समय पर उनको उनका भाव नहीं मिलता। एमएसपी जरूर सरकार ने की हुई है तय, लेकिन एमएसपी पर कोई भी सरकार आज तक कोई भी खरीद सही करती नहीं है। और दूसरी समस्या हमारी जो आ रही है वो है बागवानी की। जो किसानों की जो गंगानगर क्षेत्र है वो बागवानी से बहुत जुड़ा हुआ है, और जहाँ किन्नू का जो बांग्लादेश ने अभी जो आयात शुल्क बढ़ा रखा है, जिसकी वजह से किसानों का अभी मार्केट से किन्नू नहीं जा रहा, और इसकी वजह से भी किसानों को दिक्कतें आ रही है। और एक प्रोसेस ये होना चाहिए कि जहाँ पर कोई बागवानी जैसे है, जहाँ पर कोई फैक्ट्रियाँ हो, जूस की फैक्ट्री बन जाए और इसके अचार की हो, और इससे भी किसानों को फायदा हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आप क्या सोचते हैं किस तरह का बजट होना चाहिए? बजट जी 3 साल हो गए हैं, पानी नहीं आ रहा, ठीक है, नरमे की बुवाई नहीं हो रही है। पिछले साल बुवाई हुई थी तो गुलाबी सुंडी ने मार लिया, अभी उसका मुआवजा तक अभी तक सरकार ने नहीं दिया है। तो ऐसा बजट बनाया जाए कि मुआवजा किसानों को तक पहुंच दिया जाए। बिल्कुल, मुआवजे की एक नीति तय हो, बीमा जो किसानों को है उसका क्लेम समय पर मिल सके। आप क्या सोचते हैं किस तरह का बजट होना चाहिए? देखिए जी, मेरे हिसाब से बजट ऐसा होना चाहिए कि किसान कम से कम संतुष्ट हो, किसानों को सही वक्त पे पानी आदि सही बीज उपलब्ध हो, ताकि किसान एक अच्छी फसल बीजे और अच्छी इनकम हो और वो अपने परिवार का गुजारा ठीक ढंग से चला सके। हम चाहते हैं कि सरकार को ये चीज़ों में ध्यान देना चाहिए कि लोगों को, किसानों को कम से कम थोड़ी बहुत राहत तो मिले। मैं इस महंगाई के दौर में इतना बुरा हाल है कि 2 वक्त की रोटी तक मुश्किल हो गई है। एक और भी जो बड़ी समस्या किसानों की तरफ से सुनने में आती है कि जो राजस्थान के किसान हैं वो पानी के लिए तरसते रह जाते हैं और पाकिस्तान में बड़ी मात्रा के अंदर पानी चला जाता है। बरसात के टाइम जी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि पानी को रोका जा सके। वो बरसात के टाइम में जो पानी ज़्यादातर पाकिस्तान को चला जाता है। जो हमारा गंगानगर हनुमानगढ़ का किसान है, ये पानी के लिए आंदोलन बार बार करता है, हमारे को पूरा पानी नहीं मिल पाता। जी बिल्कुल, हाँ, इस पर काम होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे सरहदी जिले श्री गंगानगर के किसान। इनका कहना है कि जो बजट आ रहा है उसके अंदर सरकार किसानों के लिए एक मजबूत बीमा नीति लाए, ताकि खराबे के समय किसानों को जो उनका मुआवजा है वो समय पर मिल सके। इसके साथ साथ क्योंकि इस जिले के जो मुख्य कारोबार है वो खेती का ही है, और जो इनको पूरा सिंचाई पानी मिले, इसकी भी एक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो किसानों की आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ हो सके। कुलदीप गोयल, NDTV, श्री गंगानगर। तो कल होने वाले बजट को लेकर क्या है उम्मीदें किसानों की, ये इस रिपोर्ट के जरिए आपने जाना। तो इस बार के बजट में बिल्कुल हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए क्या कुछ खास होगा, ये एक अहम सवाल बना हुआ है। इनकी जिंदगी फिलहाल कई चुनौतियों से भरी है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा जा रहा है इन लोगों की ओर से, एक रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। परेशान है, 3 बेटी आपके सामने, 4-5 हजार रुपया मांगते हैं। फुटवार पे पड़े हुए गरीब लोग, 75 साल की नानकी देवी 30 बरस की उम्र में पति के साथ दिल्ली आई। इन 45 सालों में दिल्ली कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन नानकी देवी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। वो अब भी दिल्ली के तिगड़ी JJ कैंप में रह रही हैं। पति की मौत हो गई है। इकलौती बेटी तारा का पति उसे छोड़कर जा चुका है। अब 3 बच्चों के साथ इस पूरे परिवार का गुजारा मुश्किल हो रहा है। बेटी की प्राइवेट नौकरी भी चली गई। नानकी देवी को बुजुर्ग योजना के 2500 रुपए महीने मिलते हैं, लेकिन इससे गुजारा नहीं होता। चाहती है कि बेटी को किसी तरह नौकरी मिल जाए। आज मेरी बच्ची परेशान है, 3 बेटी आपके सामने, कहाँ से इनको खिलाएगी?
मैं तो मेरी तो ये जोड़ी है कि मेरी बेटी को कहीं रोजगार मिल जाए जो मेरी बच्ची अपने बच्चों को पालेगी। ये हाशिए का वो जीवन है जिस पर किसी की नजर नहीं पड़ती। हालांकि सरकार इन बेहद गरीब लोगों को रोजगार दिलाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। मनरेगा में कम से कम 100 दिन रोजगार देने का प्रावधान है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि हैं। क्या इस बजट में इन योजनाओं की रकम बढ़ेगी? आशा देवी का परिवार दिल्ली के फुटपाथ पर बसेरा करता है। वो यूपी के हाथरस से आई। कर दिया आपको सरकार ने? हाँ। अच्छा। वहाँ उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी मिला, लेकिन गुजारे के साधन नहीं थे, तो परिवार दिल्ली चला आया। अब वो सड़क पर जूते बेचकर गुजारा करते हैं। अब दिल्ली में रोटी भी मुश्किल से जुट रही है और छत तो छिनी हुई है। घर दिया आपको सरकार ने? हाँ। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पे क्यों नहीं रह रहे हैं आप? तुम्हारा काम धंधा नहीं है यहाँ पे? अच्छा। काम धंधा नहीं है। अच्छा। काम धंधे के लिए आप यहाँ पर आए, रोजगार के लिए? हाँ। अच्छा। पुराने जूते लाते हैं, फिर भी इसको धोते हैं, फिर सुखाते हैं। जब कहीं 100-150 रुपए की हमारी दुकानदारी होती है। समाज के हाशिए पर पड़े इन लोगों तक कई बार सरकारी योजनाएं पहुंच भी नहीं पाती। दिल्ली की तिगड़ी जेजे कॉलोनी में रह रही कश्मीरी देवी पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर लगा चुकी हैं। उनका कहना है कि सरकारी दफ्तर में उनसे अफसर रिश्वत मांगते हैं। विमला देवी के साथ और भी कई लोगों की ऐसी ही समस्याएं हैं। पेंशन नहीं बन रही। पेंशन नहीं बन रही आपको? नहीं, आपके अंकल को आज 60 साल हो गए मरे हुए। क्या कह रहे हैं वो जहाँ पर आप जाते हो? वो कह देंगे आपके नाम में ना, मेरे नाम जो है उसमें गड़बड़ है। अच्छा। के नामों को सही करा, तो सही कराने में 4-5 हजार रुपया मांगते हैं। अच्छा। इतना मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं चुप्पी पड़ी, बना नहीं पा रही। सरकार हमारा आधार कार्ड नहीं बनता, 3 जगह आधार कार्ड बनवाया हमने, वो मिला ही नहीं आज तक। आधार कार्ड नहीं बना आपका? अच्छा। सुनाई नहीं होती है कहीं भी। अब पहले लोग खा लेते हैं, अभी 200 बनवा 600 में लिए माना आधार कार्ड बनाने लगे, मिस्टेक हो गया, ये हो गया और 600 खा गया लड़का। बजट में उनके वेलफेयर की घोषणाएं होंगी, लेकिन वो वेलफेयर स्कीम्स उन तक पहुंचे, इसके लिए भारत सरकार को शायद हिंदी में और डिफरेंट लैंग्वेजेस में एप्स बनाने चाहिए और एक ही जगह पे उनके लिए जितनी भी सुविधाएं हों उस ऐप में ये जो एनफोर्समेंट है, जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स हैं, ये होना जरूरी है। सरकार के पास ऐसे लोगों का भी बजट बनाने की जिम्मेदारी है जिन्हें पता भी नहीं है कि बजट क्या होता है। देखना अहम होगा कि बुनियादी जरूरतों से जूझते इस वर्ग की उम्मीदों पर सरकार कितना खरा उतर पाएगी। दिल्ली से साक्षी पुंडीर, एनडीटीवी इंडिया। केंद्र का बजट पेश होने को है, ऐसे में किसानों की उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। जोधपुर के लूणी विधानसभा क्षेत्र में किसानों से बातचीत की है मेरे सहयोगी अरुण हर्ष ने। तो किसानों ने प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत किसानों की समस्या का समय पर निस्तारण करने, डीजल पर सब्सिडी देने जैसी तमाम बातें कही हैं। मेरे सहयोगी ने बातचीत की है उन तमाम लोगों से। किसानों से सुनिए क्या कह रहे हैं। केंद्र सरकार का बजट आने वाला है और किसानों को केंद्र सरकार से कैसी उम्मीद है, इसके जानने के लिए आज हमें लूनी विधानसभा क्षेत्र के शिकारपुरा गांव में, किस तरह से आप देखते हैं बजट जो आ रहा है, उसमें आपको क्या उम्मीद है केंद्र सरकार से, क्या राहत चाहते हैं आप लोग? हमें विश्वास है और आम किसान भाइयों को विश्वास है कि केंद्र से जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो किसानों का फसल रबी की जो फसल बीमा किया हुआ है या खरीफ की जो किया हुआ है, उसका जो नुकसान हुआ है, उनका विश्वास है कि मार्च महीने तक आम किसानों को ये जो नुकसान की भरपाई है वो जल्दी हो जाएगी, ऐसा विश्वास है। क्या चाहते हैं आप इस बार की? हमारा तो मेन मुद्दा एक ही है, समय पे बिजली, डीजल सस्ता हो, किसानों का कोई भी समस्या हो, खाद बीज की हो, अतिवृष्टि की हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम आशा करते हैं मोदी जी से कि भाई खूब जनता को, किसानों को विशेष पर ध्यान दिया जाए बजट पर। किस तरह से आप उम्मीद करते हैं? मैं सभी किसान भाइयों की भावना के अनुसार यह चाहता हूं कि डीजल सस्ता होना चाहिए। सबसे पहले डीजल पेट्रोल किसानों का बहुत ज़रूरी है, सस्ता होना चाहिए। और जो किसानों की ज़मीन में जो बड़े बड़े
बिजली लाइन के खंभे रुकते हैं उसका मुआवजा मिलना चाहिए। खरीफ और रबी की फसल में जो खराबा होता है, बीमा होता है, उसका समय पर भुगतान होना चाहिए। ये किसानों की उम्मीद है। आप क्या उम्मीद करते हैं बजट से, सरकार से? किस तरह से चाहते हैं? सरकारी उम्मीद तो हकरी होनी चाहिए। अंदर सरकार जो कुछ है कि भाई किसानों को भलो करे तो कर सके, नहीं देना में लटका दे मुआवजा दो ना आवे जने का वो नहीं दियो ए नहीं बनी चाहिए। कायदा वो मतलब किसानों भरपाई वेजड़ो कानून वे नहीं तो आप रंदीन उठ जाओ उनके लोन जमाबंदी लोन अट थे करियो को नहीं ई मित्र मत दियो को नहीं। किसान सबसे बड़ी बात यह है अशिक्षित है, काफी बुजुर्ग किसान है, उनको बदलते समय के साथ जिस तरह से ई मित्र और ऑनलाइन से जो काम करना पड़ता है वो समझ में नहीं आता है, जिसको लेकर भी किसान परेशान है। लेकिन कुछ और लोग हैं उनसे हम जानते हैं किस तरह से चाहते हैं बजट में, क्या उम्मीद करते हैं इस बार आप? बजट में पहले तो माननीय प्रधानमंत्री से यही उम्मीद करते हैं कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देकर उनका थोड़ा स्तर ऊपर लाया जाए। किसान सबसे गरीब है। इस स्थिति में अभी देखते हैं तो कभी पाला गिर जाता है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी अकाल हो जाता है। और राजस्थान में तो ये इस एरिया में तो होना ही होना है। मारवाड़ एरिया में तो 5-7 में तो 2-3 अकाल होते ही हैं। तो उसमें मदद करे और किसान की जो कागज कार्रवाई है वो कम से कम रखे और उन्हें जोड़े डायरेक्ट और किसान ने फायदो दे। अड़ी आशा रखा हमें केंद्र सरकार। उम्मीद है कुछ और लोग हैं जिनसे हम जानते हैं किस तरह से आप बजट को लेकर उम्मीद जताते हैं इस बार? नहीं, बजट के बारे में तो मेन चीज़ ये है कि अभी हमारे सबसे पहली बात तो ये है कि जो बरसात हुई है पीछे, किसानों की तैयार फसल खराब हो गई पूरी, तो उसका मुआवजा जो किसान ने पूरी मेहनत की थी, हजारों लाखों रुपए किसान के खेत में चले गए। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाली सरकार पिछली सरकार की जो योजनाएं थी उसके अनुरूप करे या अपने हिसाब से करे, किसानों को पूरा मुआवजा दे, उनके खाते में आए। और एक ये जो बिजली के खंभे लगते हैं पोल बड़े वाले, जो सौर ऊर्जा की लाइट ला रहे हैं जैसलमेर से, एक काश्तकार के एक खेत के अंदर करीब 3-4 बीघा जमीन खराब हो जाती है, उसका या तो उचित मुआवजा दे या फिर उसके 4 गुना कहीं किसान को जमीन दे। ये हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार अब देगी नहीं देगी वो सरकार के ऊपर है, लेकिन मेन समस्या ये आ रही है। बात की जा रही है बजट की। बजट में जिस तरह से किसानों की समस्या है सब्सिडी मिले और डीजल के ऊपर विशेष तौर से, और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री बीमा योजना जो लागू की गई थी उनमें समय पर मुआवजा नहीं मिल रहा है, और जो ई मित्र पर जाकर कागजात अपडेट करवाने पड़ते हैं उसके लिए भी कोई सरल रास्ता देखा जाए, ऐसी उम्मीद किसान जताते हैं। देखते हैं बजट में किस तरह का बजट पेश होगा, लेकिन किसानों की उम्मीद बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। NDTV के लिए अरुण हर्ष, जोधपुर। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट का हमेशा से महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1 फरवरी यानी कि कल मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश होना है। अंतरिम बजट है हालांकि, लेकिन इससे रियल एस्टेट सेक्टर को काफ़ी उम्मीदें हैं। बताया ये जा रहा है कि देश में करीब 41% ऐसी आबादी है जिसके पास अपना मकान नहीं है। सस्ते मकान का सपना हर जरूरतमंद के लिए सच हो, इसके लिए बजट से क्या उम्मीदें हैं इन सभी को देखिए। मुंबई रियल एस्टेट मार्केट के लिए साल 2023 शानदार रहा। 11 सालों में सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा। अब इस साल के बजट से रियल एस्टेट सेक्टर काफी उम्मीदें बांधे हुए है ताकि मार्केट की रफ्तार और बढ़े या बनी रहे। सबसे पहले उम्मीद किफायती घरों की कीमतों में बदलाव की है। कोविड काल से ही सस्ते घरों की मांग काफी तेजी से गिरी है। जो 2023 में हमने रियल एस्टेट का इतना जबरदस्त ग्रोथ होती हुई देखी है, इसमें एक चीज़ की कमी, एक चीज़ की तंगी बहुत ज़ोर से महसूस हुई है, और वो है अफोर्डेबल हाउसिंग का जो परफॉर्मेंस है। सारा रियल एस्टेट, हाउसिंग रियल एस्टेट मिड टू अपर एंड पर रफ्तार पाता हुआ पकड़ा गया है पिछले साल। अफोर्डेबल हाउसिंग के ख़रीदारों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होम लोन के इंटरेस्ट रेट से के बढ़ने से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और वो सेक्टर इस चीज़ की सबसे बड़ी मार खा रहा है। और दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री आवास योजना जिसने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है अफोर्डेबल हाउसिंग को संभालने में, सुधारने में, इसकी एक्सपायरी डेट, उसकी वैलिडेशन का एक्सटेंशन पहला मुद्दा है, और दूसरा मुद्दा है उसे ब्रॉड बेस करने का। ये तकरीबन 2.5 लाख के आसपास की जो स्कीम है, इसे इतना और अर्बन एरियाज़ में फैलाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मुंबई जैसे शहरों का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर तो प्रधानमंत्री आवास योजना से शायद ही किसी को कोई फ़ायदा हो पाता है। प्रमुख मांगों पर नजर डालें तो पहला ये है कि इस सेक्टर को उद्योग का दर्जा मिले।
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 24 के तहत होम लोन की ब्याज दरों पर 2 लाख रुपए की टैक्स छूट को बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रुपए किया जाए। बजट में अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए राहत की दरकार है। किफायती आवास की सीमा को 45 लाख से बढ़ाना चाहिए, जिससे खरीदारों को बढ़ावा मिल सके। परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली को असरदार तरीके से लागू करने की भी मांग उठ रही है। सबसे पहले तो ये कि हम अगर अफोर्डेबल की डेफिनेशन को दोबारा रिविजिट करें। ये बहुत पुरानी डेफिनेशन हो गई कि 45 लाख का जो आपने कैपिंग कर रखी है, मेरे ख्याल है उसे बढ़ा के 75 लाख या उसके आसपास किया जा सकता है। जो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और ये पहले थी, CLSS नाम की एक स्कीम होती थी, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जो बाद में विड्रॉ कर ली गई थी और अब नए फॉर्म में आ रही थी। हमारा ये मानना है कि इसे दोबारा लाना चाहिए, 3 to 6% की सब्सिडी एलोकेट करते हुए, और 75 लाख या उसके आसपास के सेगमेंट में ले जाके ऑफरिंग होनी चाहिए। 50 लाख तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जो सिर्फ 12 लाख या 16 लाख तक का जो बजट है, उसके ऊपर ये मुंबई जैसे शहर में बिल्कुल उसका कोई मान ही नहीं रह जाता। इसके अलावा मेरा ख्याल है जो बहुत पुरानी हमारी इंडस्ट्री की डिमांड रही है कि रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर के बराबर का स्टेटस ज़रूर मिले। ये बरसों पुरानी डिमांड है और ये आज भी वैसी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार अंतरिम बजट लेकर आ रही है। अंतरिम बजट में लोक लुभावन ऐलानों की उम्मीद लगाई जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार आम लोगों को अपने घर का सपना साकार करने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कई सौगातें दे सकती है। मुंबई से कैमरामैन संदेश बैकर के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। तो साल 2018 से 19 में आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई। आयुष्मान भारत यानी कि परिवार की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना, लेकिन अब ये योजना बढ़ते मेडिकल खर्च के लिहाज से नाकाफी साबित हो रही है। सुझाव इसकी रकम बढ़ाने का है। ओबलापुरा की अनुसूचित जाति कॉलोनी में रहने वाले 75 साल के रंगैया अब थोड़ा चल फिर पा रहे हैं। 7 जनवरी को रात में खाने के बाद इन्हें दिल का दौरा पड़ा। इस हालत में मोटरसाइकिल पर उनका बेटा उन्हें अस्पताल ले गया। मैं अपने पिता को अपनी मोटरसाइकिल पर उस हालत में लेकर अस्पताल गया। ECG और दूसरे टेस्ट के बाद डॉक्टर ने बताया कि उनको दिल का दौरा पड़ा है। ECG से यही पता चल रहा है। स्थानीय अस्पताल से उन्हें फौरन बेंगलुरु के सरकारी जयदेवा अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें 2 स्टंट्स लगे। अगर आयुष्मान भारत का इंश्योरेंस न होता तो लाखों की रकम इस सर्जरी के लिए जुटानी पड़ती, जो इस परिवार के लिए मुश्किल था। हमारी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। अगर आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो 15-20 हजार रुपए सिर्फ दवा पर खर्च हो जाते, जो बच गए। आयुष्मान कार्ड की वजह से मेरी सभी तरह की जांच और ऑपरेशन फ्री में हो गए। सोमपुरा जनता कॉलोनी के 49 साल के रंगा स्वामी को भी आयुष्मान भारत इंश्योरेंस ने नई जिंदगी दी है। 15,000 रुपए महीना कमाने वाले पेशे से इलेक्ट्रीशियन रंगा स्वामी को भी 2 स्टेंट लगाए गए। अगर मेरे पास आयुष्मान कार्ड ना होता तो मेरे बहुत पैसे खर्च होते, जो कि मेरे पास नहीं थे। हमें लोन भी लेना पड़ सकता था, लेकिन आयुष्मान कार्ड की वजह से हमें सहूलियत हुई। आयुष्मान भारत से किस तरह गरीबों को मदद मिल रही है, ये जानने के लिए हम पहुंचे बेंगलुरु के श्री जयदेवा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च, जहां के इंश्योरेंस काउंटर पर हमें कई लोग मिले जो आयुष्मान भारत कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। एक बात तो साफ है कि यह कार्ड जरूरतमंदों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है, लेकिन वक्त के साथ बदलाव जरूरी होता है। ऐसे में इस कार्ड के जरिए दी जा रही रियायत में भी ठोस बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। आयुष्मान भारत is certainly helping a lot of... आयुष्मान भारत निश्चित तौर पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है। ये कर्नाटक में 2018-2019 में लागू हुआ था। इस स्कीम को और कारगर बनाने के लिए इसके पैकेज रेट को रिवाइज करने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर किसी का टिश्यू वॉल बदलना है तो सबसे सस्ता टिश्यू 95,000 रुपए का आता है, जबकि इस स्कीम के तहत सिर्फ 50,000 की मंजूरी है।
यानी अलग अलग बीमारियों के लिए जो रकम इसमें तय की गई है उसमें रिवीजन की जरूरत है ताकि उपकरणों और दवाओं के मौजूदा भाव से इंश्योरेंस की राशि मेल खाए। ऐसा होने पर मरीज निजी अस्पताल का भी रुख करेंगे, जिससे सरकारी अस्पतालों पर बोझ कम होगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश के तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।